नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस बात को हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार से कहा गया है। इसे ही कुछ सरल रूप में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तब आप अपने जीवन का आनंद भी ले सकते हैं और जीवन का जो लक्ष्य और उद्देश्य है वह भी तभी पूरा कर सकते हैं जबकि आपका शरीर स्वस्थ हो। तो शरीर ठीक रहे, इस बात की लगातार चिंता की जाती है और हमारे ऋषि महर्षि भी, उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में काम किए उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये ही हुआ करता था कि आखिर इस शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। उसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, अनेक प्रकार के विषय उन्होंने जोड़े। साथ ही दिनचर्या को लेके, आहार को लेके अनेक प्रकार के विषय उस दौर में महर्षियों ने जोड़े। आज के इस दौर में यदि हम बात करते हैं तो उन ऋषियों का ही कहीं ना कहीं उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे चिकित्सक करते हैं। वर्तमान दौर में कैंसर के बढ़ते रोगी, कारण और निवारण, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा जी वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि यूँ तो जैसे ही कैंसर का नाम किसी भी व्यक्ति के सामने आता है तो एक प्रकार से व्यक्ति थोड़ा भयभीत होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तो दुनिया में और देश में इस समय कैंसर के मामलों की क्या स्थिति है? विवेक जी, आपको मेरा नमस्कार, सभी सुनने वालों को नमस्कार। जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में, देश में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और मैं श्रोताओं से ये पूछ सकता हूँ कि ऐसा एक भी अपना प्रोग्राम देखने वाला श्रोता नहीं होगा आज जिसके या तो परिवार में या किसी के दोस्त में या किसी के कम्युनिटी में कैंसर का पेशेंट नहीं हो। ये अनुमानित है कि अपने देश में, हिंदुस्तान में कोई 10 से 15 लाख नए कैंसर के केसेस हर साल हम लोग डायग्नोज करते हैं और करते रहेंगे। इसमें से करीब 1/3 यानी 3 से 4 लाख कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं वो बीमारी के कारण जो है वो मौत के घाट पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता वाली बात ये है कि जो ये परसेंटेज है ये 500% इंक्रीज होएगा अगले 5 से 10 साल में। और ये मेनली 2 कारणों की वजह से है। पहला कारण है कि अपनी जो एज बढ़ रही है, अपनी जो लॉन्गिविटी बढ़ रही है, हाइजीन की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से, बेटर मेडिकल केयर की वजह से जो एवरेज सर्वाइवल बढ़ रहा है, एक कारण ये है। क्यों? क्योंकि कैंसर एक बुजुर्गों की बीमारी है। सो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे कैंसर का डायग्नोसिस होना और कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण जिसकी जो हम लोग मानते हैं जिससे कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है वो है अभी भी अपन अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने सिटी में तंबाकू को नहीं बंद कर पा रहे हैं। चाहे स्मोकिंग हो, चाहे स्मोकलेस टबैको हो, वो हम नहीं बंद कर पाए हैं। तो करीब 200 टाइम्स इंक्रीज इन कैंसर इंसिडेंस विल बी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड यूज ऑफ टबैको। तो ये 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अपने को इस सुनामी के लिए, हम लोग इसको सुनामी बोलते हैं, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये माना जा रहा है कि हर 10 हिंदुस्तानी में से उसके जीवन काल में 1 हिंदुस्तानी को कैंसर होएगा। यूँ मान लीजिए अगर अपना प्रोग्राम अभी 1000 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से हाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें से 100 लोगों को अपने जीवन काल में कैंसर होएगा। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं सब ने कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी में, मित्र मंडली में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य ही देखा होगा जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा हो या पहले उससे कहीं ना कहीं उसने संघर्ष किया हो। वास्तव में कैंसर जिस तेज गति से बढ़ रहा है, डॉक्टर साहब का कहना है कि लगभग 10% लोग जो है इससे इसकी चपेट में आ सकते हैं और इसके कारणों पर और निवारण पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे। पर डॉक्टर साहब, जानकारी जिस प्रकार से आप दे रहे थे, आपने एक विषय बताया कि औसत आयु बढ़ रही है और मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, सामान्यतः बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन समाज में देखते हैं तो बहुत सारे कैंसर के मामले ऐसे भी आते हैं जो कम आयु में
भी कैंसर की चपेट में लोग आ जाते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, चाहे सिनेमा की हो या स्पोर्ट्स से हो, हमने युवराज सिंह का नाम सुना, और सिनेमा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनका देखते हैं कि 28-30 वर्ष की आयु में भी कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ औसत आयु बढ़ने की बात करते हैं तो उसमें कई बार विषय ये भी आता है कि पहले कम आयु में अधिक मौत हो जाती थी छोटे बच्चों की, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं औसत आयु बढ़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे, वास्तव में बुजुर्गों की बीमारी है और तो फिर युवा कैसे चपेट में आ रहे हैं? देखिए, बीमारी तो कैंसर जो है वो बुज़ुर्गों की बीमारी ही है। करीब 70 to 80% जो कैंसर्स होते हैं वो बुज़ुर्गों में होते हैं। जी। अपन जो आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो यूजुअली यंग होते हैं और उनको पब्लिसिटी मिलती है। जी। जो जो घर पे रहने वाला महिला है या घर पे रहने वाले पुरुष हैं, 70 साल के 75 साल के हैं और पास्ट देयर प्राइम है, यूँ माना जाए कि जो भी उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किया है उसके दूसरी तरफ हैं वो, उनको कैंसर होता है, उनकी मौत होती है, तो उसमें अखबार में नहीं आता है। इसलिए अपने को ऐसा महसूस होता है कि बच्चों में कैंसर ज़्यादा होते हैं, यंग पीपल में ज़्यादा होते हैं, बट एक्चुअली जो ये बीमारी है ये बुज़ुर्गों की बीमारी है। और 70 to 80% पेशेंट्स जो होते हैं वो 50 ईयर्स 60 ईयर्स से ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आश्वस्त कर दिया है युवाओं को तो एक प्रकार से कि बीमारी, कैंसर की बीमारी जो है वो खास तौर पर बुजुर्गों में ज़्यादा होती है। अर्ली एज में तो कुछ बहुत कम प्रतिशत ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सामान्यतः देखा जाता है कि महिलाओं की शारीरिक संरचना, पुरुषों की शारीरिक संरचना भिन्न प्रकार की होती है, दोनों में कैंसर भी अलग अलग प्रकार के ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि पुरुषों में किस प्रकार का कैंसर होने की अधिक संभावना रहती है और महिलाओं में किस प्रकार का कैंसर अधिक होने की संभावना रहती है? आपका सवाल का जवाब दूं विवेक जी, उसके पहले मैं एक चीज़ ये आपको क्लैरिफाई, अपने सुनने वालों को, देखने वालों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कैंसर का जो बीज है, जो उसका बिगिनिंग है, वो यंग एज में होता है और कैंसर का प्रिवेंशन जो है वो भी यंग एज से शुरू होना चाहिए। मेरी उम्र पे 60 साल की उम्र पे अगर मैं कैंसर का प्रिवेंशन शुरू करूं, जिसके बारे में अपन आगे प्रोग्राम में बात करेंगे, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ असर नहीं है। बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वो अगर एक कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो उसमें हम लोग ये मानते हैं कि 50% तक कैंसर जो है वो रोके जा सकते हैं। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। पुरुषों में जो अपने देश में सबसे प्रचलित कैंसर है वो या तो मुंह का, गले का कैंसर है और या लंग का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है। ये सबसे ज़्यादा होता है जी। और ये दोनों कैंसर जो हैं ये 80% तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं टोबैको से, धूम्रपान से, जर्दे से दूर रह करके। ऑन द कन्वर्स फीमेल्स के कैंसर्स में अब अपने रूरल एरियाज में सबसे प्रचलित कैंसर है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं जी। और दूसरा सबसे प्रचलित कैंसर पर्टिकुलरली सिटीज़ में, अर्बन सेटिंग्स में है स्तन का कैंसर। और ये दोनों कैंसर भी 50 to 60% टाइम्स अपन या तो प्रारंभिक अवस्था में डिटेक्ट कर सकते हैं या सर्वाइकल कैंसर, अब ये हम लोगों को पक्की तौर पे मालूम है कि ये वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का वैक्सीन भी विश्व भर में बन चुका है जी। तो ये कैंसर जो है ये उस वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकता है। तो जो सबसे प्रचलित कैंसर औरतों में है वो या तो प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी सतर्कता से डायग्नोसिस हो सकते हैं और प्रारंभिक अवस्था में अगर कैंसर को अपन डायग्नोस कर लेते हैं तो क्योर रेट्स जो हैं वो 90% तक होती हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पुरुषों में जो है वो लंग्स में या मुंह में कैंसर सर्वाधिक होता है और उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो आप बता रहे हैं कि तंबाकू जो है वो बड़ा कारण है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिन लोगों ने जीवन भर कभी बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू को छुआ तक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी चपेट में आ जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहता होगा? ये आपको बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है विवेक जी। जिस भी लेक्चर फोरम पे हम लोग जाते हैं ये सवाल हमसे ज़रूर पूछा जाता है जी। तो आप यूँ मानिए कि कैंसर का कॉजेशन जो है वो एक तराजू के जैसा है। एक तरफ तो एनवायरनमेंट होता है और एक तरफ आपके जीन्स होते हैं।
अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है और आपके जीन्स भी ख़राब हैं तो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पे कैंसर होएगा। और अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब है और आपके जीन्स अच्छे हैं, जैसे कुछ ऐसे शरीर में जीन्स होते हैं जो कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम प्रोटो-ऑन्को जीन्स बोलते हैं। सो अगर प्रोटो-ऑन्को जीन्स आपके बहुत पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो एनवायरनमेंट का जो दुष्प्रभाव है उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, तो ख़राब एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी आपको कैंसर नहीं होता। पलट के देखें अपन तो अगर आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा है, ना आप स्मोक करते हैं, ना आप जर्दा खाते हैं, ना आप शराब पीते हैं, सुबह शाम व्यायाम करते हैं, वेजिटेरियन है, फिर भी कैंसर हो जाता है आपको, उसमें कुछ आपके ख़राब प्रकार के जीन्स होते हैं, उनको हम ऑन्को जीन्स बोलते हैं। अगर वो बहुत प्रेवलेंट होते हैं तो आपका एनवायरनमेंट परफेक्ट होने के बाद भी आपको कैंसर हो सकता है। तो हम लोगों की सलाह सुनने वालों को, देखने वालों को यही है कि आप अपने एनवायरनमेंट को तो चेंज कर सकते हैं। आज की तारीख में आप अपने जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है आने वाले समय में अपन अपने जीन्स भी चेंज कर पाएँ। तो हमारी गुजारिश ये है सब लोगों से कि अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि वो कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल हो। जी, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि हम जीन्स को तो अभी परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास का वातावरण, अपनी दिनचर्या, हमारा खान पान, इन तमाम चीज़ों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत प्रकृति के यदि हम निकट रहेंगे, अच्छा वातावरण रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, अच्छी शुद्ध वायु, शुद्ध जल आपको मिलेगा, और साथ ही दिनचर्या यदि आपकी ठीक रहती है तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी ये चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने पहले भी चर्चा की कि प्रारंभिक स्तर पर यदि पता लग जाता है तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये विचार आता है, ये प्रश्न भी आता है, क्योंकि जब समाज में देखते हैं और जगह जगह कैंसर के पेशेंट्स की बात भी सुनते हैं, आपने भी कहा कि कोई भी दर्शक ऐसा नहीं होगा जिसने ऐसा मरीज नहीं देखा सुना होगा। जब भी जांच कराने जाते हैं तो ये बात आती है कि ये 3rd स्टेज का कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, और चिकित्सक ये कहते हैं कि जल्दी पता लग जाए तो इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। क्या इस प्रकार के विषय हो सकते हैं जिससे सामान्य व्यक्ति कोई प्रारंभिक स्तर पर ही पता लग जाए, शुरुआती स्तर पर ही पता लग जाए कि कहीं ना कहीं कैंसर के जो है कीटाणु वो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं? देखिए, कैंसर का कोई एक लक्षण नहीं होता। अभी ये माना जाता है कि 150 से ज़्यादा प्रकार के कैंसर शरीर में होते हैं। जितने ऑर्गन्स होते हैं, जितने कोशिकाएं होती हैं, हर एक में कैंसर हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर जैसे है, दिमाग का कैंसर है, उसके लक्षण बिल्कुल फ़र्क होंगे। लंग कैंसर के लक्षण बिल्कुल फ़र्क होंगे। ब्लड कैंसर के लक्षण बिल्कुल फ़र्क होंगे। तो एक लक्षण कोई ऐसा बताना तो संभव नहीं है जिसमें जो 100% कैंसर का डायग्नोसिस आपको बता पाए। बट आम तौर पे हमारा कहना ये होता है कि आप अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होए लंबे समय तक, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कि आप पूरे स्वस्थ नहीं हैं, कुछ गड़बड़ है, तब उस समय में आपको एक डॉक्टर से मिलकर के चेकअप जरूर कराना चाहिए। हो सकता है कि कोई साधारण बीमारी निकले, साधारण बीमारी मतलब अर्ली ब्लड प्रेशर निकले, अर्ली डायबिटीज़ निकले, बट ये भी संभव है कि कैंसर के कुछ लक्षण निकले। उस समय पे अगर कैंसर का निदान हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए, तो वो यूजुअली 1st स्टेज की बीमारी होती है, जिसमें सक्सेस रेट्स जो हैं, क्योर रेट्स जो हैं, वो 90% से ज़्यादा होते हैं। फिर भी कुछ आम लक्षण जो हैं वो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कहीं पे भी शरीर में कोई छाला हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, मुंह के अंदर छाला हो रहा है, या स्किन पे कोई छाला हो रहा है, या स्तन पे कोई छाला हो रहा है, या कोई प्राइवेट पार्ट पे छाला हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, वो कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। तुरंत जांच करानी चाहिए। दूसरी बात, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अगर उनको लंबे समय तक खांसी होए, खांसी में खून आए, तो वो फेफड़े के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है, चेकअप करा लें। इसी तरह अगर निगलने में दिक्कत हो, आपको रोटी खाने में दिक्कत हो, रोटी अटकती हो गले में कहीं पे, वो फूड पाइप का कैंसर का लक्षण हो सकता है।
किसी भी ऑरिफिस से अगर खून आए, खून का रिसाव हुए, निपल से खून निकले, प्राइवेट पार्ट से खून निकले, टट्टी के रास्ते से खून निकले, पेशाब में खून निकले, वो कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। जल्दी से चेकअप कराने की ज़रूरत है। किसी भी कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा वेट क्यों कम हो रहा है, मुझे बुखार क्यों आ रहा है 2 हफ्ते 3 हफ्ते और कारण नहीं पता लग रहा है, तो वो कैंसर का सिस्टमिक सिम्टम हो सकता है, चेकअप कराना चाहिए। तो मेरी सलाह ये है हमारे देखने वालों को, दर्शकों को, कि अगर आपको लगे कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है और वो फीलिंग जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक रहे, तब एक चेकअप जरूर बनता है। हो सकता है कि कैंसर नहीं निकले, 90% चांस है कि कैंसर नहीं निकलेगा, बट अगर 10% चांस अर्ली स्टेज में कैंसर का निदान हो जाता है तो 90% चांस क्योर का भी होता है, उसको जड़ से ख़त्म करने का भी होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो प्रारंभिक लक्षण बताए कैंसर के, और इस चर्चा में आपने कहा महिलाओं में खासतौर पर सर्वाधिक कैंसर जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से दर्शकों तक ये जानकारी भी पहुंचे कि वास्तव में सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसके बारे में महिलाएं किस प्रकार से सजग हो सकती हैं समय रहते, किस किस प्रकार से पता लग सकता है, क्या लक्षण हो सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर आजकल ये बिल्कुल साइंस को पक्की तौर पे मालूम है कि एक प्रोलॉन्ग्ड वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते हैं अब। इसी तरह एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का जो आगे का हिस्सा होता है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में सर्विक्स बोलते हैं। और वहाँ पे इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, HPV वायरस का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, और ये इन्फेक्शन होने से कैंसर बनने तक कम से कम 15 या 20 या 25 साल लगते हैं। अच्छा। तो जब ये इन्फेक्शन होता है तब उसके कुछ बहुत सिम्टम्स जो हैं वो लेडी को पता लगते हैं। कुछ ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ जैसे संभोग के बाद ब्लीडिंग होए, दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग होए, पीरियड्स बंद होने के बाद, मीनोपॉज होने के बाद अगर ब्लीडिंग होए, अगर कोई वाइट डिस्चार्ज होए, ये सब लक्षण HPV इन्फेक्शन के हो सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ किसी महिला को होए, 5 मिनट का टेस्ट होता है, एक लेडी डॉक्टर एक अंदर से इंटरनल जांच करती है, वहाँ से एक रुई के टुकड़े पे थोड़े से सेल्स लेते हैं, उसको हम एक माइक्रोस्कोप पे लगा करके मशीन के नीचे देखते हैं, और ये हम लोगों को पता लग जाता है कि ये कैंसर है या नहीं। ये भी पता लग जाता है कि ये कैंसर से पहले वाली स्टेज है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब जो इस वायरस जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, इसका एक वैक्सीन निजात हो चुका है, और पूरे विश्व में, अपने देश में भी ये वैक्सीन अवेलेबल है। और खुशखबरी ये है कि एक इंडियन कंपनी भी ये वैक्सीन बना रही है, और हमारी उम्मीद है कि इसी साल वो वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा जी। ये तब कारगर होता है जब अपने प्री प्यूबर्टल लड़कियों को ये लगाया जाए, स्कूल जाने वाली बच्चियों को जब उनके पीरियड शुरू होने के पहले अगर ये लगाया जाए, 3 खुराक लगानी होती है इसकी, और ये सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करने में और HPV इन्फेक्शन प्रिवेंट करने में 90% से ज़्यादा कारगर है। और हम लोगों की ये चेष्टा है कि जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जैसे आप TB का वैक्सीन लगवाते हैं, मम्स, मीजल्स, रूबेला का वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स लेते हैं, इसी तरह जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी इंक्लूड हो जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इस कैंसर को डेवलप होने में 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि 35 वर्ष से कम आयु की महिलाएं इससे सुरक्षित हैं? क्या 35 वर्ष से ऊपर की महिलाओं में ही ये कैंसर होता है, या कम उम्र में भी ऐसे मामले देखने को मिलते हैं? आमतौर पर ये कहना सही है कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो 25-30 साल के बाद वाली लेडीज़ को होता है, बट रेयर केसेस होते हैं जो अर्लियर एज पे भी हो, बट जो मानो कि 90% केसेस जो हैं वो यंग एज पे नहीं होते। तो यदि इसकी जांच करवाई जाए तो ये कहा जा सकता है कि 35-40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को तो जांच करवानी ही चाहिए जी। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग पैप टेस्ट बोलते हैं, वो अपने देश में तो ज़्यादा प्रचलित नहीं है,
बट एडवांस्ड कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 1 साल में एक बार सारी महिलाएं जो 40 साल से ज़्यादा उम्र की हैं उनको 1 साल में एक बार ये पैप स्मीयर के लिए एडवाइस किया जाता है और इसमें प्रारंभिक अवस्था में सर्वाइकल कैंसर का पता लगना मतलब आसान होता है। डॉक्टर साहब आपसे चर्चा ये भी करेंगे कि जब जानकारी हो जाती है कैंसर की, उसके बाद उपचार भी अलग अलग प्रकार से होता है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जानना ये चाहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार की दिनचर्या रख के, किस प्रकार का खान पान रख के और ये बीमारी को आने ही नहीं दे अपने पास में, पहले ही जैसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जैसे बात हुई कोरोना के दौर में भी, क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में व्यक्ति ऐसे करे कि जिनसे वो निश्चिंत हो जाए कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूँ कैंसर से? देखिए, अभी कुछ सालों से 10-15 साल से साइंस ने ये माना है कि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप लोगों को सबको अवगत होगा कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, ये वेल नोन लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। बट अब हम लोग ये मानते हैं कि कैंसर भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है और अगर आपका कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल है तो 50 to 60% ऑफ कैंसर्स जो है वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अब कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल क्या होता है? पहली बात तो जो कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं उससे दूर रहना है आपको, मतलब आपको स्मोकिंग से, जर्दे से, तम्बाकू से, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बिल्कुल ज़ीरो एक्सपोजर। ऐसा नहीं है कि मैं 5 सिगरेट पी लूँगा एक दिन में मुझे कुछ नहीं होगा, वो तो 40 सिगरेट पीता है। ज़ीरो एक्सपोजर मतलब एक भी गुटखा नहीं खाना है आपको, एक भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी। कई बार लोग कहते हैं ना कि ठीक है 3-4 महीने में एक आध बार कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो वो भी खतरा बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल, एवरी सिगरेट, एवरी पाउच ऑफ टोबैको इज हार्मफुल। तो ये पहली चीज़, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं उनसे दूर रहना है। उसमें सबसे पहले नंबर 1 इज़ टोबैको, फिर अल्कोहल है, कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ रेडिएशन थेरेपी है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया जी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपको वेट नहीं बढ़ने देना है। ओवर वेट से बहुत सारे कैंसर्स लिंक्ड हैं, ब्रेस्ट कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, ऑल दी ये सब ओवर वेट की बीमारी है। तो एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल वेट रहना है, वेट बढ़ाना नहीं है। डाइट अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। डाइट में जितना भी आपके फाइबर होगा जी, जितना भी आपके हरी सब्जियां, हरे फल, कलर्ड फल होंगे उतना अच्छा रहेगा। एक जर्मनी में स्टडी हुई थी जी। उन्होंने पाया कि जो पुरुष सप्ताह में 4 या 5 बार टमाटर खाते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस 19% कम होता है। तो उसमें एक लाल रंग के जो फ्रूट्स होते हैं, लाल रंग के जो वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें एक केमिकल होता है, उसको हम लोग बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और एस्टेब्लिश्ड एंटी कैंसर केमिकल होता है। गाजर में भी पाया जाता है। गाजर में भी पाया जाता है जी। तो आपकी डाइट में खूब सारा फाइबर हो, आपकी डाइट में खूब सारी हरी पत्ते वाली सब्जियां और लाल रंग और कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हों, ये वाली जो सब चीज़ें हैं ये कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल हम लोग मानते हैं। अच्छा, मैं अगर मेरी उम्र पे ये शुरू करूँगा 60 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में तो शायद मुझे उससे प्रोटेक्शन नहीं मिले, बट जो अपने यंग पीपल हैं 20 साल के, 25 साल के, 15 साल के, वो अगर ये कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल अपनाएंगे अपने बच्चे या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होएगा। अभी आप जानते ही हैं आजकल की जो यंग पीढ़ी है उनका रुझान एक्सरसाइज कम करो, सारा दिन बैठ के टीवी देखो या अपने मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलो। और अपने देखने वाले श्रोताओं को ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, यंग श्रोताओं को आप करो और मेरी उम्र के श्रोताओं को, अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाओ। ये तो डॉक्टर साहब का कहना है सभी दर्शकों से कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित कीजिए, वजन मत बढ़ने दीजिए और नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, योग, आसन, ध्यान, प्राणायाम ये सब कीजिए। लेकिन इस सब के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने ये भी कही है कि अपनी भोजन की थाली को भी थोड़ा व्यवस्थित कीजिए। आज के इस दौर में जो कचौरी, समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, इस प्रकार के फास्ट फूड जो चल रहे हैं, यदि कभी कभार आपको उनका सेवन करना पड़ता है तो आप उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए,
भोजन में फल और सलाद की मात्रा अधिकाधिक यदि बढ़ाएंगे तो ये न केवल कैंसर अपितु अन्य कई प्रकार की बीमारियों से भी आपकी रक्षा करने वाले हैं। आप सबको पता, मधुमेह से, डायबिटीज से पीड़ित जो लोग होते हैं उनको भी सामान्यतः यही कहा जाता है कि नेचर के नज़दीक जाइए। जो कच्चे फल, कच्ची सब्जियां आपको मिल रही हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करेंगे तो वो आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में एक जानकारी ये भी चाहेंगे, एक सामान्य समाज में एक बात रहती है कि लोग चाय, कॉफ़ी, इस प्रकार के जो गर्म पेय कई बार दुकान से लेकर आते हैं पीने के लिए और पॉलीथीन में डालकर लाते हैं एकदम गर्मा गर्म वो। तो एक समाज में ये बात रहती है, वास्तविकता है क्या उससे भी कैंसर प्रोड्यूस होता है या केवल मिथ है? अब देखिए, इसमें जैसे सिगरेट के साथ और कैंसर के साथ जो कॉज एंड इफेक्ट एस्टैब्लिश्ड है जी। ये एस्टैब्लिश्ड तो नहीं है, बट हम लोगों की बिल्कुल पक्की, ऑलमोस्ट पक्की धारणा है कि जो उस प्लास्टिक में से केमिकल्स जो लीक होते हैं, लीच होते हैं, वो ज़रूर शरीर में कुछ नुकसान करते हैं, शायद कैंसर भी बनाते हों। कुछ चीज़ें हमको मालूम है, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे थोड़े टाइम पहले कुछ स्वीटनर्स आते थे, चीनी की बजाय अपन वो डालते थे उसमें, चाय में, कॉफ़ी में, दूध में, जिसको शुगर फ्री बोलते हैं, जिसको शुगर, कुछ शुगर फ्री, सारे नहीं, कुछ शुगर फ्री, जो अर्लियर जनरेशन वाले शुगर फ्री सैकरीन जैसे होते थे, उनसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, पेशाब की थैली का कैंसर होता है। दैट इज एस्टेब्लिश्ड नाउ। तो मतलब ये मैं एकदम आपको हार्ड फैक्ट्स तो नहीं बोल सकता, बट इसकी संभावना, बड़ी संभावना है, और इसको जितना ज़्यादा अपन अवॉइड करें उतना अच्छा है। डॉक्टर साहब, संक्षेप में एक जानकारी ये और चाहेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और यदि बड़े महंगे अस्पतालों में वो उपचार करने में यदि मान लीजिए सक्षम नहीं है, क्या सरकार ने भी कुछ योजनाएं, विशेष योजनाएं कैंसर के रोगियों के लिए कुछ बना रखी हैं? विवेक जी, आपने मेरे दिल की छूने वाली बात बोली है। मेरे को कैंसर का ट्रीटमेंट करते हुए इस शहर में 35 इयर्स हो गए हैं जी। मैं 1991 में टाटा हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेके, डॉक्टर आडवाणी से ट्रेनिंग लेके जयपुर आया था जी। उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी चोट ये होती थी कि मेरे को पता था कि ये वाला कैंसर, इस वाले पेशेंट को मैं ठीक कर सकता हूँ, बट मैं उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाता था इकोनॉमिक रीजंस की वजह से जी। बच्चों में ब्लड कैंसर है, वो आज की तारीख में हम लोग 10 में से 8 पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। लिम्फोमाज होते हैं, गिल्टियों के कैंसर, उसका क्योर रेट 70%, 80% है। जर्म सेल ट्यूमर नाम की एक बीमारी होती है, उसका क्योर रेट 90% है। हॉचकिन्स डिजीज करके एक बीमारी होती है, अगेन गिल्टियों का कैंसर, उसका क्योर रेट 70 to 80% होता है। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते थे और हम उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते थे धन की कमी से। अभी मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का शुक्र करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का शुक्र करता हूँ कि अब इतनी सारी स्कीम्स हैं कि मतलब 10 में से 9 पेशेंट्स को हम लोग, एटलीस्ट ऐसे पेशेंट्स जिसमें हम बीमारी को क्योर करने का अच्छा चांस मानते हैं, उनको हम लोग क्योर कर सकते हैं जी। और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं हम, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं। चिरंजीवी कार्ड लेके पेशेंट आता है तो हमको इतनी शांति मिलती है कि ओके, इसको मिनिमम ट्रीटमेंट जो है और अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। RGHS वाले कार्ड्स हैं। सो इतनी सारी गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स नाम है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सिनेरियो चेंज होते हैं। सो मतलब अभी जो हम लोगों की विश होती थी कि शायद ये हो जाए, किसी तरह काश ये हो जाए, वो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वो हमारी विश पूरा की है। तो मेरा कोटि कोटि धन्यवाद उन लोगों को। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि निर्धन लोग भी यदि अब इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं, तो केंद्र सरकार की और अन्य राज्यों में भी, कई राज्यों में भी राज्य सरकारों की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से उन लोगों का भी उपचार संभव है, उपचार हो सकता है। पहले थोड़ी तकलीफ जरूर हुआ करती थी, और यदि कैंसर को आपको हराना है तो निश्चित रूप से अपनी दिनचर्या को आपको ठीक करना पड़ेगा, अपनी डाइट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूरे कार्यक्रम का सार यही है कि तंबाकू से बच के रहना पड़ेगा और प्रकृति के नजदीक जाना पड़ेगा, चाहे वो आहार हो, चाहे आपके आसपास का वातावरण। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही सरलता से इस विषय पर दर्शकों के समक्ष आपने अपने विचार रखे, उनको जागृत करने के लिए भी आपने बहुत ही सहजता और सरलता से सारा विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।